तो दुनिया में जितने भी भाषा होता है सभी भाषा का क्या होता है, एक व्याकरण। और ये व्याकरण का क्या सीखेंगे हम लोग, परिभाषा सीखेंगे, ठीक है। तो व्याकरण, तो दुनिया में जितना भी भाषा होता है उसका व्याकरण होता है। तो व्याकरण की परिभाषा यानी व्याकरण किसको कहते हैं, व्याकरण ना पढ़ने का क्या क्या फायदा है और व्याकरण पढ़ने का क्या आपका फायदा है। तो व्याकरण की परिभाषा यहाँ से सीखेंगे। व्याकरण वह विद्या है, यानी व्याकरण क्या है, वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना या समझना आता है। तो व्याकरण, जब व्याकरण वह विद्या, जब हम व्याकरण सीख जाएंगे तो व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को, यानी किसी भाषा को हम व्याकरण आदि जो सीख गए हैं तो उस भाषा को क्या कर सकते हैं, हम शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं, शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं और शुद्ध शुद्ध समझ जा सकते हैं। तो व्याकरण का परिभाषा एक में दे दिए, जिसके व्याकरण हुआ विद्या जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना या पढ़ना आता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्यक्ति क्या कह रहा है, तो व्याकरण की, तो व्यक्ति और स्थान भेद से भाषा का अंतर आ सकता है। व्यक्ति और स्थान से क्या करा, व्यक्ति और स्थान से भेद से भाषा का अंतर आ सकता है, लेकिन व्यक्ति और भेद से क्या होता है, भाषा का अंतर आ सकता है। इस प्रकार किसी भाषा का रूप निश्चित नहीं होता। इस प्रकार क्या होता है, किसी भी भाषा का रूप निश्चित नहीं होता। अज्ञान अथवा भ्रम के कारण कुछ लोग शब्दों का उच्चारण अथवा अर्थ ग्रहण में गलती करते, इसी प्रकार भाषा का रूप विकृत हो जाती है। भाषा की शुद्धता का एक रूप बनाए रखना ही व्याकरण का कार्य है। क्या करता है, तो किसी भाषा को, किसी भी भाषा को एक रूप बनाना क्या है, व्याकरण का कार्य है। दूसरे शब्द में हम कहेंगे, दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्द में, व्याकरण वह शास्त्र, उस शास्त्र को कहते हैं जिसे किसी भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला नियम बताता है। तो व्याकरण क्या करता है, उस भाषा को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसे किसी भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला भाषा कहलाएगा, बताया गया, नियम को बताया गया, ठीक है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। और कुछ उदाहरण जैसे सीता पेट चढ़ता है, तो ये गलत है, ग्रामर लिखा, हम सभी जाएंगे, तो यहाँ हम सभी जाएगा जाएगा। तो पहला वाक्य में यह अशुद्धि है कि सीता स्त्रीलिंग के साथ क्रिया का रूप चढ़ती है। तो क्या सीता पेड़ पर चढ़ती होगा, तो यहाँ क्या है, चढ़ती होना चाहिए, वाक्य बनेगा सीता पेड़ पर चढ़ती हैं। बाकी दूसरा संख्या में कर्ता बहुवचन, अतः ऐसा वाक्य बने हम सभी जाएंगे, या अशुद्ध क्रिया संबंधी। तो ये इसमें क्या है, अशुद्ध। इसी सब शुद्धि को के लिए क्या करना है, हम लोग को व्याकरण क्या करना है, पढ़ना जरूरी है। व्याकरण के व्याकरण के अंग, यानी अभी हम क्या कर रहे हैं, व्याकरण के अंग, यानी व्याकरण के अंग या भाग। भाषा के चार मुख्य अंग है, भाषा के प्रमुख चार अंग है, यानी किसी भाषा का या क्या है, भाषा के प्रमुख चार अंग है। पहला है वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इसलिए व्याकरण के चारों विभाग है, क्या है, पहला है वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इसलिए चारों विभागों को पढ़ेंगे। पहले है वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद पद विचार और वाक्य विचार। तो पहले किसको हम पढ़ेंगे, वर्ण विचार को पढ़ेंगे, फिर शब्द विचार, फिर पद विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण किसे कहते हैं, या वर्ण या अक्षर, इसको आप क्या बोल सकते हैं, वर्ण विचार या अक्षर बोल सकते हैं। तो वर्ण विचार या अक्षर क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि यानी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी भाषा की उस छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की उस छोटी ध्वनि यानी जो सबसे छोटा ध्वनि आवाज है या इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहते हैं। जैसे ओ और बो, मो, को, लो, पो इत्यादि, ये सब क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसमें वर्णमाला, वर्णों का भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग तथा संधि पर विचार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वर्णमाला होता है, वर्णों के भेद होता है, उनके उच्चारण और उनका प्रयोग तथा संधि पर विचार किया जाता है। तो वर्णमाला पढ़ेंगे बाद में, पहले अभी तो इसमें वर्णों का भेद पढ़ेंगे, तो ये बाद में पढ़ेंगे, और उनका उच्चारण भी बाद में पढ़ेंगे, प्रयोग संधि सब बाद में पढ़ेंगे। अभी पढ़ रहे हैं शब्द विचार। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ होता है। तो वर्णों के मेल को क्या करते हैं, वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। जैसे वर्णों के मेल को जो उसका अर्थ निकल जाए तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे
कमल हो गया, राकेश हो गया, भोजन हो गया, पानी हो गया, कानपुर इत्यादि। इसका कोई अर्थ निकल रहा है तो इसी को क्या बोलेंगे? शब्द विचार बोलेंगे। इनमें शब्द रचना पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें आप शब्दों में शब्द विचार में क्या पढ़िएगा? शब्द रचना पढ़ेंगे, शब्दों के उनके भेद पढ़ेंगे, शब्द समापद और उनका प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। तो इसमें क्या पढ़ना है आपको? शब्द की रचना पढ़ना है, उनके भेद पढ़ना, शब्द समापद और उनके प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। पद विचार, इसमें क्या होता है? पद भेद होता है, पद रूपांतर तथा उनके प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। तो ठीक है, वाक्य विचार, अनेक शब्दों को मिलकर वाक्य बनता है। अनेक शब्दों मिलकर क्या करता है? एक वाक्य बनता है। तो सब अनेक शब्द मिलकर वाक्य बनता है। ठीक है, अनेक शब्दों मिलकर वाक्य बनता है और यह शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराता है। और यह शब्द क्या करता है? कुछ वर्णों के मेल को देखिए, अनेक शब्द मिलकर एक वाक्य बनता है और अनेक वर्ण मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। यहाँ ध्यान में रखिएगा कि वाक्य विचार किसे कहते हैं? अनेक शब्दों को मिलकर वाक्य बनता है या शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कर, जैसे सब घूमने जाता है तो ये पूरा क्या हो गया? सब घूमने जाता है, ये पूरा वाक्य हो गया। ठीक है, हम लोग ये पढ़ लिए थे वर्ण विचार। तो अब वर्ण किसे कहते हैं, क्या है, नहीं है, अब देखेंगे डीप से। वर्णमाला, वर्ण या वर्णमाला की परिभाषा। तो वर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेनोलॉजी, यानी वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण उन मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसे हमें ऐसे भी कह सकते हैं, हमें वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकता वर्ण कहलाते। तो वर्ण की परिभाषा आप क्या देंगे? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण उस मूलध्वनि का जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं वह सबसे छोटी ध्वनि है। और वह क्या है? सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहलाती है ना। दूसरे शब्दों में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, ई, ओ, चो, को, खो इत्यादि। तो ये सब क्या है? वर्ण है ना। दूसरे शब्द में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसका और खंड नहीं किया जा सकता। वर्ण समझ में आ गया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यार यहाँ से आप कर सकते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मतलब कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाती है। दूसरे शब्द में हम ऐसे भी कर, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसे ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे ये हो गया, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसका और खंड नहीं किया जा सकता। अब वर्णमाला यानी अल्फाबेट। वर्णमाला यानी अल्फाबेट, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भाषा का समस्त वर्णों का समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों को क्या कह सकते हैं? वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। तो प्रत्येक भाषा का क्या होती है? अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी में कौन सा भाषा हो गया? ओ, आ, को, खो, गो, ये सब क्या हो गया? वर्णमाला हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे तो ABCDEFGH है, तो ए से जेड तक क्या हो गया? अल्फाबेट, वो भी वर्णमाला हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वर्णों के भेद। तो वर्णों के भेद कितने होते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। यानी हिंदी भाषा में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। यानी वर्णों के भेद कितने भेद हैं? वर्णों के दो भेद हैं। एक है स्वर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वोवेल, और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। तो हिंदी में वर्णों की कितने भेद हैं? दो भेद हैं। तो पहला क्या है? स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण की परिभाषा हम लिखेंगे, स्वर वर्ण की परिभाषा। तो स्वर वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है।
तो स्वर वर्ण की परिभाषा कैसे देंगे? वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी की अन्य वर्णों की सहायता नहीं होती, यानी किसी अन्य वर्ण की सहायता आवश्यकता नहीं होती, स्वर्ण वर्ण कहलाता है। दूसरे शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़े की वायु बिना रुके अवरोध गति से मुख से निकल जाता उन्हें स्वर्ण वर्ण कहते हैं। इसका उच्चारण में कंठ तल्लु का उपयोग होता है, जीभ कंठ का नहीं। इसमें कंठ और तल्लु का होता है, इसमें जीभ और होंठ का नहीं। हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर्ण हैं, जैसे ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गहु ए आई ओ औ अंग आ ऋषि रू लू लू। तो ये सब क्या है? ये सब स्वर वर्ण है। तो ये जितना देख रहे हैं ये सब क्या है? स्वर वर्ण। तो परिभाषा कैसे देखेंगे? वह वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण फेफड़े के वायु बिना रुके अवैध गति से मुख से निकल जाए उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इसका उच्चारण में कंठ तल्लु का उपयोग होता है। इसका उच्चारण में किसका होता है? कंठ और तल्लु का उपयोग होता है, जीभ और होंठ का नहीं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने? 16 है, जैसे ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गो ए आई ओ औ अंग आ री और री लू और ले। ये सब क्या है? ये सब जितना भी देख रहे हैं ये सब स्वर वर्ण है। ठीक है। स्वर शब्दों का स्वर्ण के भेद। अभी स्वर शब्दों का भी भेद होता है। स्वर के दो भेद होते हैं, यानी स्वर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर में कौन कौन आ जाएगा? ओ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गहु ए आई। तो ये कौन सा होगा? ये मूल स्वर शब्द होगा। तो अब पहले हम पढ़ा दिए कि स्वर शब्द किसे कहते हैं? जो किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर शब्द। तो स्वर शब्द भी 2 तरह के होते हैं, एक मूल और एक संयुक्त। तो मूल शब्द में क्या आ जाता है? ओ आ हर्षई दुर्गई। तो संयुक्त में क्या होता है? स्वर में जैसे ए ओ और ऐ क्या होता है? ओ आ हर्षई ओ आ हर्षई दुर्गे हर्षौ दुर्गो ए। ओ और ऐ मिलता है तो ए बन जाता है, समझ रहे? ऐ। तो ये संयुक्त अक्षर है, 2 अक्षरों का ए और ऐ का मिलन हो जाता है 2, और ये दोनों मिलके क्या बन जाता है? ऐ। और औ कैसे बनता है? ये और ओ और आ। ओ ए ओ और औ, ए और औ मिलता है तो औ हो जाता है। ठीक है। औ मिल जाता है तो ये दोनों मिलता है तो औ हो जाता है। तो ये कौन सा संयुक्त अक्षर है? तो इसका दोनों मिलन होता है, एक इसका और एक इसका, तो ये क्या बन जाता है? ऐ बन जाता। फिर एक इसका और एक इसका जब मिलन होता है तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। ओ आ तो अ बन जाता है। तो इस तरह इसको कौन सा अक्षर बोलेंगे? संयुक्त अक्षर। तो 2 अक्षरों का मिलन था, ओ और ये क्या है? ऐ। ओ और ऐ, और ये क्या होता है? औ। ओ आ हर्षई दुर्गे हर्षौ दुर्गौ ए औ, है ना? तो ये ए और औ मिलता है तो क्या होता है? औ मिल जाता है। तो ये दोनों का, इसको कौन सा बोलेंगे? संयुक्त अक्षर। ठीक है। इसको कौन सा? संयुक्त अक्षर। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। क्या होता है? मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्षूकर, दीर्घीकर, पुलुप्त स्वर। क्या होता है? पुलुप्त स्वर। तो हर्षूकर यानी शॉर्ट वोवेल्स, हर्षूकर क्या होता है? हर्षु स्वर शॉर्ट वॉल्यूम, जिन्हें स्वरों का उच्चारण में हम कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में हमें क्या लगता है? बहुत कम समय लगता है, उन्हें हर्षूकर स्वर कहते हैं, हर्स्वर स्वर्ण कहते हैं। हर्स्वर स्वर 4 होते हैं, ओ आ उ री, और ओ आ री होता है। री की मात्रा में री के रूप में लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? इसकी तरफ में लिखते हैं, री के रूप में लगाई जाती हैं, तथा इसका उच्चारण री की तरह होती है। इसका उच्चारण क्या होता है? री की तरह होती है। तो री की मात्रा री की रूप में लगाई जाती है और इसका उच्चारण री की होता है। दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वोवेल्स, वह स्वर जिनका उच्चारण में हर्षुअर स्वर से दूना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में स्वर उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। तो सरल शब्दों में हम क्या करते हैं? स्वर उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। दीर्घ स्वर्ण में 7 होते हैं, आ ई हर्षऊ ए ऐ ओ औ। तो ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन है? दीर्घ स्वर 7 होते हैं, ये 7 है। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनता है। तो कौन सा बनता है? 2 शब्दों से योग बनता है, जैसे आ तो ए और डबल ए बन गया, तो ये क्या बन गया? आ, है ना? डबल ए बन गया तो आ बन गया, तो डबल आ हो गया। अब डबल ई डबल ई
ई बन गया तो क्या होगा दीर्घीकर, और ऊ डबल ऊ बन गया तो ऊ हो गया, ए आई बना तो ए, और ए आई बना तो क्या है आई, औ कैसे होगा डबल ए और औ, तब बना औ, ए और ओ तब क्या बना औ। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है स्वर आपको हम बता दिए कि यहाँ दीर्घ स्वर वन में इसमें दीर्घ स्वर में दो शब्दों का योग से बनता। तो यहाँ देख लीजिए ये क्या बन गया डबल ई हर्षुकर, तो ये डबल ओ से तो ये बना, ए आई से आई बना, ये तो क्या है दोनों से मेल से बना, ठीक है। अब विलुप्त स्वर तीसरा नंबर में विलुप्त स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी 3 मात्रा के समय लगता है, उन्हें विलुप्त स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में जिन स्वर का उच्चारण में तिगना समय लगे उसे विलुप्त स्वर ने, इसका चिन्ह एस है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, क्या है एस सुनो, रसमम, ओहम ओहम। हिंदी में साधारणतः विलुप्त का प्रयोग नहीं होता है, वैदिक भाषा में विलुप्त स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे तिर्मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं तिर्मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं। अनुनासिका, इसको ऐसे चंद्र बिंदु बोलते हैं। अनुस्वर, इसको जो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं अनुस्वर, और ये डबल बिंदु है विसर्ग बोलते हैं, तो ये चंद्र बिंदु अनुनासिका बोलते हैं। अनुस्वर इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं विसर्ग, 2 बिंदु है विसर्ग अनुनासिका, का नीरो नुनासिका। तो इसके बारे में हम पढ़ते पहले अनुनासिका यानी चंद्र बिंदु, जिस ध्वनि का उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती हो। क्या है जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती हो, तो जो है जिसको हम चंद्र बिंदु कहेंगे, इसमें किसका उच्चारण जब कहेंगे तो हवा क्या निकलेगा नाक से भी निकलेगा और मुंह से, दोनों से निकलता है। यानी हवा कहाँ से निकलेगा नाक और मुंह, जैसे चंद्र बिंदु, तो हमारा हवा नाक से भी निकला मुंह दोनों से निकलते हैं, उसे अनुनासिका कहते हैं। जैसे गांव, क्या है गांव, दांत, अंगना, सांच इत्यादि, तो ये चंद्र बिंदु है। तो इसका जब उच्चारण होगा तो हमारा हवा कहाँ से निकलेगा मुख से और नाक से, दोनों से निकलता गांव। जैसे गांव, तो गांव में क्या है गांव चंद्र बिंदु है, दांत और क्या हो गया आंगन, सांचा इत्यादि, तो ये सब क्या है अनुनासिका ध्वनि है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अनुस्वर, है ना, अनुस्वर के बारे में पढ़ते हैं। अनुस्वर जिसका उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलता है, जिसका उच्चारण केवल क्या है अनुस्वर किसको बोलते हैं, जिसका उच्चारण केवल नाक से निकलता है उसे अनुस्वर कहते हैं। जैसे अंगूर, अंगद, कंकन, तो ये सब क्या है जिसका उच्चारण हवा केवल नाक से निकलता है, तो उसको का उच्चारण क्या है अनुस्वर, और ये क्या है अनुस्वर, उसको अनुस्वर कहते हैं। ठीक है, विसर्ग, ये 2 बिंदु की इसको क्या कहते हैं विसर्ग, जिस ध्वनि का उच्चारण मुंह में हो की तरह हो, में क्या हो की तरह होता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे मन कामना, तो मोह का उच्चारण क्या रहा हो की तरह मन कामना। पाया हो गया पाया पान, अतः हो गया अतः, स्वतः दुख इत्यादि, ये सब क्या है ये मोह का हो की तरह होता है उसे विसर्ग कहते हैं। निरोनौसिका केवल मुंह से बोले जाने वाली स्वर वर्णों के निरोनौसिका कहते हैं। जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। टिफिन स्वर, अनुस्वर और विसर्ग ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, स्वर्ग ना तो स्वर्ग है ना तो व्यंजन है। तो ये जो दोनों आप दिख रहे हैं ये ना तो स्वर्ण है और ना तो ये व्यंजन है, ये अनुस्वर भी ना तो स्वर है और विसर्ग ना तो व्यंजन है ना। तो अनुस्वर और विसर्ग ना तो स्वर है ना तो व्यंजन है, किंतु यह स्वर के सहारे चलता है। और ये क्या करता है यानी स्वर के ये, किंतु ये स्वर वर्ण के सहारे चलता है। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है। जैसे आगंध और रंग, ये स्वर्ण और व्यंजन के दोनों के रूप में किया जाता है। स्वर की मात्राएं, अब हम लोग देखेंगे स्वर की मात्राएं, विभिन्न स्वरों की मात्रा और शब्दों में उनका प्रयोग देखिए।
जैसे स्वर है और ये मात्रा है शब्द में प्रयोग, जैसे ओ तो कुछ नहीं दिया है, ओ आ, तो आ का क्या है मात्रा, इस तरीके से बन जाता है, आ क्या बन जाता है, इस तरीके बन जाता है। और यहाँ राम लिखल है, क्या लिखल है, राम, तो राम में यहाँ क्या है, यहाँ छिपा हुआ है तो रो में है, आकर छिपा हुआ तो क्या बन जाता है, यही मात्रा बन जाता है। ये ओ छिपा हुआ कहाँ, राम में क्या इसका मात्रा ये छिप जाता है तो राम, तो यही न हो जाता है राम, तो ये छिपा हुआ है हर्षिकर, इसको देखिए ई है और यही बन जाता है ई, तो इसमें क्या होता है, दिन में यही चीज़ें कहाँ है, यहाँ लगल है हर्षिकर, इसको क्या बोलते हैं हर्षिकर, आई लगल है और यही चीज़ें क्या है, दिन में लगल है, यही है ओ आ हर्षही, तो हर्षही का मात्रा इस तरीके से हो जाता और यही चल जाता है जब दिन में पढ़ेंगे तो दो हर्षिकर नो, और यहाँ क्या हर्षिकर, ये भी हर्षिकर, लेकिन मात्रा यहाँ चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा दीर्घिकर, यहाँ हर्षिकर और दीर्घिकर, दीर्घिकर मात्रा किस रूप में चेंज होता है, यही जैसे तीर में लगल है तो यही वाला लगल है, लेकिन ये मात्रा चेंज हो गया तो तीर लगल है, अब री में लगल है तो री की मात्रा ये हो जाता है, और यहाँ क्या होता है कृषक, क्या होता है कृषक, ऊ का मात्रा क्या हो जाता है ऊ, यहाँ क्या लिखा है ऊ, यहाँ मात्रा यही मात्रा यहाँ चेंज हो गया तो गुलाब, अब औ तो इधर क्या है, जो यही वाला क्या चेंज हो जाता है हर्षू कर, यहाँ क्या हो जाता है फूल, ए का क्या हो जाता है, जब ए का मात्रा चेंज होता है तो ये ऊपर में चल जाता है तो केकर के ला कर ला, केकर के, ये इसी का मात्रा ये रूप में चेंज हो गया, यानी यही कपड़ा बदल लिया तो यही इंसान है, लेकिन इस रूप में चेंज हो गया तो केला हो गया, ऐ कर, तो ये क्या है, इसी का रूप क्या हो जाता है, ऐसे मैना, मैं कर मैना, ओ का क्या हो जाए इसमें कोमल, औ का क्या हो जाता है ऐसे, जैसे गौरव सौरभ, तो इसको क्या लिखते हैं, तो इसी को इंग्लिश में इसको मात्राएं हम लोग समझ में आ गया, तो ये स्वर्ण की मात्राएं हैं, मात्राएं और उनका शब्दों का प्रयोग जब हम लिखेंगे तो इसका तो प्रयोग नहीं, लेकिन इसका प्रयोग होता है, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है।